गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में अपन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो फोर्सेस यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क टॉर्क लीनियर फोर्स के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन टॉर्क रोटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। टॉर्क मीन्स मूवमेंट ऑफ फोर्स, रोटेशनल फोर्स और टर्निंग इफेक्ट भी कहा जाता है टॉर्क को, जो कि फील्ड की स्टडी पर डिपेंड करता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में डायल और पॉइंटर मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए टॉर्क का यूज़ किया जाता है। पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए टॉर्क का यूज़ किया जाता है। टॉर्क आपका बेसिकली रोटेशनल फोर्स होता है और इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए इन फोर्सेस की आवश्यकता पड़ती है। पहला है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो कि जीरो पोजीशन से पॉइंटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है कंट्रोलिंग फोर्स, पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग फोर्स का यूज़ होता है। तीसरा है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स का काम है पॉइंटर को वापस इनिशियल पोजीशन या जीरो पोजीशन पर मूवमेंट कराने के लिए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ऑपरेटिंग फोर्स भी कहा जाता है, जो कि पॉइंटर के जीरो पोजीशन से मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस भी सिस्टम द्वारा डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या मूविंग सिस्टम कहलाता है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के द्वारा इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल है उसको मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का काम है इलेक्ट्रिक करंट या पोटेंशियल को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करना, जिससे वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है और पॉइंटर को जीरो पोजीशन से मूवमेंट कराने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार डिफ्लेक्टिंग सिस्टम है वो प्राइम मूवर की तरह काम करता है, जो पॉइंटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉइंटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफ्लेक्टिंग या मूविंग सिस्टम को निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है, या डिफ्लेक्टिंग या मूविंग सिस्टम है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मूविंग पार्ट जो है वो लाइट होने चाहिए। डिफ्लेक्टिंग या मूविंग सिस्टम में जो भी मूविंग पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो लाइट वेटेड होने चाहिए। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो मिनिमम होनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो दो रिक्वायरमेंट बताई गई है, पहला जो आपका है कि मूविंग पार्ट्स जो है वो लाइट वेटेड होने चाहिए, और दूसरा जो है फ्रिक्शनल जो है वो कम से कम होना चाहिए। अगर इन दो रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होती है तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो लो पावर कंजप्शन पर आपका काम करेगा। लो पावर एक्सपेंडिचर से मतलब है कि वेट कम हो, लाइट वेटेड हो मूविंग पार्ट्स का। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्सेज जो है मूवमेंट के अपोज में जो काम कर रहे हैं वो कम से कम हो। अगर ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो पावर की रिक्वायरमेंट जो है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड पावर की आवश्यकता है वो आपके कम रहेगी। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम को लाइट बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए
मूविंग पार्ट्स जो है वो ज्वेल बीरिंग और स्पिंडल माउंटेड किए जाते हैं, जिससे कि बैलेंसिंग भी प्रोवाइड हो और फ्रिक्शन जो है मूविंग पार्ट्स के बीच में वो कम से कम हो। इस प्रकार का सपोर्टिंग मूविंग एलिमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मूविंग सिस्टम या मूविंग एलिमेंट के द्वारा जो फोर्स और टॉर्क डेवलप किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लो पावर कंजप्शन पर काम कर सके। इस प्रकार से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो एग्जिस्टिंग सर्किट कंडीशन पर भी कम से कम इफेक्ट डाले। इस प्रकार लो पावर लेवल कंजप्शन और अलग अलग मेथड जो है सपोर्ट करने के लिए मूविंग सिस्टम को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑपरेटिंग फोर्स स्मॉल हो, फ्रिक्शनल फोर्स को मिनिमम होना चाहिए। इस प्रकार इंस्ट्रूमेंट जो है वो करेक्टली रीड कर सके रीडिंग को और रिलायबल हो। तो मूविंग सिस्टम या डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की दो नेसेसरी कंडीशन है कि एक तो मूविंग पार्ट्स है वो लाइट वेटेड होने चाहिए, दूसरा फ्रिक्शन लॉसेज जो है वो कम से कम होने चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट अगर अपनी फुलफिल होती है तो पावर कंजप्शन है वो कम होगा। अब सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिस्टम सपोर्टिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन पर और सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। सस्पेंशन टाइप सपोर्ट सिस्टम, टॉर्क सस्पेंशन, पिवोट और ज्वेल बियरिंग और बैलेंसिंग, ये चार प्रकार के सपोर्ट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऑपरेटिंग कंडीशन और इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। पहला है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट का बना होता है अपर सस्पेंशन के लिए, और लोअर पार्ट के लिए भी कोईल होती है वो फाइन वायर की बनी होती है। रिबन जो है वो स्प्रिंग मटेरियल का बना होता है, जैसे कि बेरियम, कॉपर और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। तो सस्पेंशन में अपर सस्पेंशन और लोअर सस्पेंशन दो पार्ट्स में मिलके बना होता है। अपर सस्पेंशन में फाइन रिबन शेप्ड मेटल फिलामेंट यूज किया जाता है और लोअर सस्पेंशन में फाइन वायर कोईल के फॉर्म में यूज किया जाता है। रिबन जो है वो आपका स्प्रिंग मटेरियल का बना होता है, जैसे बेरियम, कॉपर, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। कोइलिंग जो होती है लोअर पार्ट की, वो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के नेग्लिजिबल ऑर्डर को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। इस प्रकार के सस्पेंशन में लेवलिंग की आवश्यकता पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से कि इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट वर्टिकल पोजीशन में रखा जाए, इसलिए सस्पेंशन टाइप सपोर्ट्स में लेवलिंग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन जो है सस्पेंशन टाइप कंस्ट्रक्शन है, वो फील्ड जॉब के लिए या फील्ड यूज के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसका यूज लेबोरेटरी एप्लीकेशन में किया जाता है, जहाँ पर हाई सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सस्पेंशन टाइप सपोर्ट सिस्टम वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट शॉक्स टू द सस्पेंशन ड्यूरिंग ट्रांजिट या एक्सेट्रा, उसके लिए आप इसमें क्लैंपिंग अरेंजमेंट किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम के साथ क्लैंपिंग अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे कि सस्पेंशन को शॉक्स के बचाया जा सके। ट्रांजिट या इसी प्रकार की किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, सस्पेंशन को शॉक से बचाने के लिए क्लैंपिंग अरेंजमेंट किया जाता है।
फॉर सपोर्टिंग द डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। तो सस्पेंशन टाइप सपोर्ट सिस्टम में लोअर सस्पेंशन और अपर सस्पेंशन, लोअर सस्पेंशन जो है वो फाइन रिबन वायर की फॉर्म में होता है और लोअर सस्पेंशन जो है वो कोइल फाइन वायर की बनी होती है, उस फॉर्म में होता है। इसका यूज वहाँ पर किया जाता है जहाँ हाई सेंसिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। फील्ड यूज़ के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट या रीबैलेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो प्रकार है आपका वो है टॉट सस्पेंशन। इस प्रकार का सस्पेंशन जो है वो वर्टिकल यूज़ के लिए भी किया जा सकता है। इसमें फ्लैट रिबन सस्पेंशन यूज होता है जो मूविंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे दोनों साइड में होता है और सस्पेंशन को टेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक है स्प्रिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे है ये सस्पेंशन रिबन टाइप का। दोनों के बीच में मूविंग एलिमेंट लगा हुआ है और इसको टेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग एलिमेंट लगा हुआ है जो स्प्रिंग टेंशन के द्वारा इसको टाइटली माउंट किया हुआ होता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट का एडवांटेज ये है कि इसमें एग्जैक्ट लेवलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि मूविंग एलिमेंट को प्रॉपर्ली बैलेंस किया हुआ है तो टॉट सस्पेंशन में मूविंग एलिमेंट प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है तो इसमें आपको एग्जैक्ट लेवलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें एबो और बिलो दोनों प्रकार में फ्लैट रिबन यूज किया हुआ होता है और स्प्रिंग से इसको माउंट किया हुआ होता है। सस्पेंशन और टॉर्च सस्पेंशन है वो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गैल्वेनोमीटर में यूज़ किया होता है जहाँ पर लो फ्रिक्शन और हाई सेंसिटिविटी की आवश्यकता होती है। लेकिन गैल्वेनोमीटर और दूसरे प्रकार के इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जैसे वॉट मीटर है या इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, वहाँ पर फ्लेक्सिबल सस्पेंशन भी यूज़ किया जाता है। रिबन सस्पेंशन जो है वो सपोर्टिंग मूविंग एलिमेंट को सपोर्ट करने के लिए करते हैं जहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क है वो ट्विस्टेड रहता है। रिबन सस्पेंशन के यूज से पिवोट ज्वेल और कंट्रोल स्प्रिंग का एलिमिनेशन हो जाता है। इस प्रकार से जो रिबन सस्पेंशन टाइप सपोर्ट सिस्टम है उसने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कई प्रकार के डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया है। अगर रिबन सस्पेंशन टाइप यूज़ किया जाता है तो वो पिवोट ज्वेल और कंट्रोल स्प्रिंग के कंसेप्ट को एलिमिनेट कर देता है और इस प्रकार से पिवोट लेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है कई प्रकार के डिफेक्ट से फ्री हो जाता है। तीसरा जो प्रकार है आपका वो है पिवोट एंड ज्वेल बियरिंग। इसमें डिफ्लेक्टिंग सिस्टम को स्पिंडल पर माउंट किया जाता है जो हार्डन स्टील का बना होता है। दो जो एंड है स्पिंडल के वो कॉनिकल फॉर्म में होते हैं और कॉनिकल फॉर्म में होते हैं, उसको पॉलिश किया हुआ होता है जो पिवोट कहलाता है। ये जो है आपका वो पिवोट है जो कॉनिकल फॉर्म में है और पॉलिश किया हुआ रहता है। इसको कॉनिकल फॉर्म में ज्वेल लोकेटेड रहता है, उस पर फिक्स पार्ट पर इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया जाता है। ये आपका ज्वेल कहलाता है जो कि वो भी कॉनिकल फॉर्म में है और पिवोट जो है वो भी कॉनिकल फॉर्म में है। जो पिवोट जो है आपका हार्डन स्टील का बना होता है, उसको फिट किया जाता है कॉनिकल शेप में बनाए हुए ज्वेल पे।
बियरिंग के लिए सफ़ायर का यूज़ किया जाता है। कभी कभी इसमें सिंथेटिक सफ़ायर भी यूज़ की जाती है, जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से लोवेस्ट फ्रिक्शन को प्रोवाइड करते हैं। ज्वेल बियरिंग के लिए फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पिवोट और ज्वेल के कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल टॉर्क जो इस सपोर्ट सिस्टम में प्रोवाइड किया जाएगा वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पिवोट और ज्वेल का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पे आपके डिपेंड करता है। जब भी कांटेक्ट एरिया पिवोट और ज्वेल के बीच में स्मॉल होना चाहिए। इसकी पिवोट की जो टिप है वो हेमीस्फीयरिकल सरफेस में होती है। ज्वेल को ग्राउंड किया जाता है लार्जर एंगल पर। पिवोट जो है उसकी रेडियस जो है टिप की रेडियस है वो 0.0125 mm से 0.075 mm पर होती है, जो कि वेट और फोर्स पर डिपेंड करती है। जो भी मूविंग पार्ट्स है इसमें उसके वेट और फोर्स पर डिपेंड करेगी कि इसकी रेडियस पिवोट की जो रेडियस है वो 0.0125 mm से 0.075 mm तक होती है। ज्वेल की जो रेडियस है वो लार्जर होती है सर्कल की फॉर्म में, जिससे कि कॉन्टैक्ट एरिया शुड नॉट बी टू स्मॉल, अदरवाइज स्ट्रेस में एक्सिस्ट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ पिवोट। ज्वेल की जो सर्कल एरिया है वो लार्ज होती है, क्योंकि पिवोट का जो मटेरियल है स्ट्रेंथ का, अगर स्मॉल सर्कल या स्मॉल रेडियस रखेंगे तो स्ट्रेस जो है वो क्रशिंग स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगा, तो उससे मटेरियल लॉस या ब्रेकअप होने का चांस रहेगा। इसलिए स्ट्रेंथ जो ऑफ मटेरियल ऑफ पिवोट की है जो उससे लार्ज रखते हैं। पिवोट में जो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें पॉइंट जो है पिवोट का वो स्टील का रखा जाता है। अब अपन एक एग्जांपल लिया है कि जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है मूविंग एलिमेंट में, अगर मूविंग एलिमेंट का वेट 300 मिलीग्राम है, रेस्टिंग ऑन द एरिया ऑफ सर्कल 0.005 mm, डायमीटर का एरिया है सर्कल का 0.005, उस पर पॉइंट किया हुआ है, तो आपका फोर्स जो है वो हो जाएगा 150 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि 1/6 है क्रशिंग लिमिट ऑफ स्टील का। यदि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्टेड है शॉक से या डायनेमिक इफेक्ट्स उस पर हो रहा है, स्ट्रेस के कारण 2 और 3 टाइम्स मोर स्टैटिक वैल्यू, शॉक के कारण उसकी स्टैटिक वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। इंस्ट्रूमेंट का अगर रफ हैंडलिंग किया जा रहा है तो डिफॉर्म द पिवोट एंड क्रैक्स द ज्वेल्स आर समटाइम्स स्प्रिंग माउंटेड। जो आपके शॉक्स या अदर इफेक्ट के कारण स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो वो पिवोट को क्रैक कर सकता है। ज्वेल्स जो दिए गए हैं वो कई बार स्प्रिंग माउंटेड भी होते हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पे जो ज्वेल्स है वो स्प्रिंग माउंटेड है। अगर ज्वेल्स स्प्रिंग माउंटेड किए गए हैं तो वो मोर कैलिबर या मोर पावरफुल है अगेंस्ट द स्ट्रेस। शॉक्स और हैजार्ड से बचाने के लिए भी ज्वेल्स को स्प्रिंग माउंटेड किया जाता है कई प्रकार के सपोर्ट सिस्टम में।
इस प्रकार के सपोर्ट सिस्टम में इंस्ट्रूमेंट्स की बियरिंग को ड्राई यूज़ किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का लुब्रिकेंट यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि ऑयल है। ऑयल वगैरह इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि उससे गमिंग या कलेक्टिंग द डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बियरिंग में अटैच हो जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन बनने की संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार के सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में किसी भी प्रकार का ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करने का काम करता है। अच्छे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो रोबस्टिक या रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है डिफेक्ट्स आर ड्यू टू एक्सेसिव फ्रिक्शंस कॉज्ड बाय डैमेज्ड पिवोट और डर्टी स्वेल बियरिंग। जो भी गुड क्लास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके कंस्ट्रक्शंस में रोबस्टिक और रिलायबल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो पिवोट, डैमेज्ड पिवोट या डर्टी ज्वेल बियरिंग के फ्रिक्शन के कारण वो डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू डैमेज्ड और डिस्टॉर्टेड कंट्रोल स्प्रिंग। इसलिए इसमें किसी प्रकार का लुब्रिकेंट या ऑयल इसलिए नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि पिवोट अगर डैमेज्ड है या डर्टी ज्वेल बियरिंग है तो उसके कारण एक्सेसिव फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होता है। बैलेंसिंग, बियरिंग बिकम्स यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल हो और जो मूविंग पार्ट्स है आपका उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हो। स्पिंडल को इस प्रकार से पोजीशन किया जाता है कि वो पॉइंटर की पोजीशन को हमेशा बैलेंस में रखे। पॉइंटर की पोजीशन को हमेशा बैलेंस में रखने के लिए स्पिंडल को इस तरह से रखा जाता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मूविंग पार्ट्स को वो यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल बैलेंसिंग में रखता है। डिफ्लेक्शन इज अनअफेक्टेड बाय पोजीशन ऑफ पॉइंटर, देयर आर नो रीडिंग एरर्स। डिफ्लेक्शन जो है वो पॉइंटर की पोजीशन से अनअफेक्टेड रहना चाहिए, जिससे कि कोई सी प्रकार की भी रीडिंग एरर एराइज नहीं हो। बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए इसमें बैलेंस वेट लगाया जाता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की आर्म पर। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की आर्म पर बैलेंस वेट लगाया जाता है, जिससे कि वो पॉइंटर की पोजीशन को डिफ्लेक्शन से अनअफेक्टेड रहे और पॉइंटर की पोजीशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आए। इसलिए बैलेंस वेट अटैच किया जाता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की एक आर्म पर। बैलेंसिंग वेट के लिए एक कंट्रोल वेट लगाया जाता है, दूसरा बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक हो गया बैलेंसिंग वेट, दूसरा हो गया कंट्रोलिंग वेट। बैलेंस वेट का काम है कि वो पॉइंटर की पोजीशन को कंपनसेट करके रखे और अदर पार्ट जो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का इसके साथ अटैच है उसको भी एडजस्टेबल और कंपनसेट पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए बैलेंस वेट किया जाता है। और सरल तरीका ये है इसमें कि बैलेंस वेट को वायर बाउंड राउंड के द्वारा बैलेंस आर्म पर वायर को सोल्डर किया जा सकता है। वन फिक्स्ड द डिग्री ऑफ बैलेंस इज नॉट एडजस्टेबल इन दिस केस। सरल तरीका ये है कि बैलेंसिंग आर्म पर वायर बाउंड जो वायर है उसको सोल्डर कर देते हैं, लेकिन एक बार ये फिक्स हो गया तो उसके बाद उसको वापस एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। डिग्री ऑफ बैलेंस को इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी वेट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करना हो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम में, स्मॉल वेट एट लार्ज डिस्टेंस इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड नेसेसिएट ए लार्ज डैम्पिंग टॉर्क। अगर आप बैलेंसिंग वेट स्मॉल रखते हैं
लार्ज डिस्टेंस पर रखते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, जिससे डैम्पिंग टॉर्क ज़्यादा डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप लार्ज वेट रखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का वेट बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में यूजुअली कॉम्प्रोमाइज़ मेड किया जाता है कि आपको बैलेंसिंग वेट है वो लार्ज डिस्टेंस पर भी नहीं रखना है और स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस पर भी नहीं रखना है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंसिंग मोड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर लार्ज डिस्टेंस पर स्मॉल वेट रखेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा और उसके इंक्रीज होने के कारण आपको डैम्पिंग टॉर्क जो है वो ज़्यादा की आवश्यकता होगी। अगर आप लार्ज वेट शॉर्ट डिस्टेंस पर अप्लाई करते हैं तो इससे डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का वेट बढ़ जाएगा। दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ यूज़ किया जाता है। तो बैलेंसिंग के लिए बैलेंस वेट और कंट्रोल वेट का यूज़ किया जाता है। जैसे ही ये पॉइंटर मूव करता है आपका ये जो पोजीशन है इसकी वेट की वो भी चेंज हो जाएगी और इस वेट का काम है पॉइंटर का बैलेंस बना के रखना। कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करता है। इंक्रीज विथ द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम। जैसे जैसे मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम इंक्रीज होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क भी उसी अनुपात में इंक्रीज होगा। पॉइंटर आपका रेस्ट पोजीशन में तब आएगा जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होंगे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो अपोज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे जैसे डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा मूविंग सिस्टम में वैसे वैसे कंट्रोलिंग टॉर्क उसका अपोज करेगा और पॉइंटर जो आपका है वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होंगे। कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम के साथ में इंक्रीज होता है। फाइनल पोजीशन जो है पॉइंटर की स्केल पर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। पॉइंटर की जो फाइनल पोजीशन है मीटर रीडिंग या स्केल पर पॉइंटर की फाइनल पोजीशन है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होती है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपका करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, पावर हो सकता है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो स्केल पर इन क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंटर के द्वारा शो किया जाएगा और वो फाइनल पोजीशन शो होगी कंट्रोलिंग टॉर्क के द्वारा, जो कि पॉइंटर को रेस्ट पोजीशन में स्टेबल पोजीशन में रखने का काम करता है। कंट्रोलिंग टॉर्क द पॉइंटर बैक टू जीरो व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज रिमूव्ड। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जैसे ही रिमूव करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो पॉइंटर को वापस जीरो पोजीशन पर ले आएगा। If we were not provided, the pointer once deflected would not return to zero position or removing the deflecting torque. यदि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रिमूव होने पर भी पॉइंटर जीरो पोजीशन में मूव बैक नहीं करेगा। इसलिए कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता है पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर मूव कराने के लिए। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल मेथड कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का सबसे कॉमन मेथड है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में स्पाइर हेयर स्प्रिंग जो होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है उसको मूविंग सिस्टम जो है इंस्ट्रूमेंट का उसके साथ अटैच किया जाता है।
जैसे ये आपका लगा हुआ है कंट्रोल स्प्रिंग और बैलेंस वेट लगा हुआ है। तो ये जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रोवाइड करती है, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके साथ ही अटैच होता है। मूविंग सिस्टम जो पार्ट है उसके साथ अटैच होती है। ये है स्पाइरल हेयर स्प्रिंग बनी होती है, जो कि फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। स्प्रिंग का काम है, एडिशनल वर्क है कि वो लीडिंग करंट जो है वो परपोज जो है सर्व करती है लीडिंग करंट मूविंग सिस्टम को, या ऑपरेटिंग कोइल को लीडिंग करंट प्रोवाइड करने का काम भी स्प्रिंग का ही रहता है। With that deflection of pointer, the spring is twisted in opposition direction, और इस ट्विस्ट के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। जो टॉर्क है स्पाइरल स्प्रिंग में वो एंगल ऑफ ट्विस्ट और कंट्रोलिंग टॉर्क के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनल फैक्टर है वो थीटा रहता है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। द पॉइंटर विल कम टू रेस्ट एट ए पोजिशन वेयर कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होंगे तब आपका पॉइंटर जो है वो रेस्ट पोजीशन में कम बैक करेगा। जिस इंस्ट्रूमेंट में भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूनिफॉर्म हो, स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्म स्केल ओवर ए होल रेंज। जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर यूनिफॉर्म है तो स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा स्केल की पूरी रेंज को प्रोवाइड किया जा सकता है, और बैलेंस वेट को काउंटर बैलेंस वेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे पॉइंटर और अदर मूविंग पार्ट्स है उसके बीच में बैलेंसिंग के लिए काउंटर वेट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा मेथड है आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। इस मेथड में स्मॉल वेट इज अटैच्ड टू मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम पर स्मॉल वेट अप्लाई किया जाता है, जिसके द्वारा नेसेसरी कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। In the zero position of pointer, the control weight hangs vertically downward and therefore provides no controlling torque. बैलेंस वेट प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल वेट प्रोवाइड किया हुआ है। कंट्रोल वेट जो है आपका मूविंग पॉइंटर या मूविंग सिस्टम से अटैच्ड रहता है। जब जीरो पोजीशन है तो कंट्रोल वेट जो है जीरो पोजीशन में वर्टिकली हैंग्स है, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में रहता है। जब भी पॉइंटर का मूवमेंट होगा कंट्रोल वेट भी साथ में उसको बैलेंसिंग के लिए मूव करेगा, और वर्टिकल पोजीशन में या हैंगिंग पोजीशन में ये किसी प्रकार का कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। जब भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्शन में आएगा पॉइंटर मूव्स फ्रॉम द जीरो पोजीशन एंड कंट्रोल वेट मूव्स इन अपोजिशन डायरेक्शन, और कंट्रोल वेट है वो आपका अपोजिशन डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ही ये पॉइंटर आपका यहाँ से मूव करेगा तो ये वाला जो वेट है वो इसके अपोजिशन डायरेक्शन में आएगा। तो जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्शन में आएगा पॉइंटर moves from zero position and control weight moves in opposition direction. Due to gravity, the control weight would tends to come in original position. Vertical position में आएगा gravity के कारण, provides an opposing और controlling torque. इस प्रकार से इसमें gravity के कारण जो weight है वो अपनी original position में आना जाएगा और वो अपोज करेगा, opposing या controlling torque प्रोवाइड होगा। पॉइंटर जब रेस्ट पोजीशन में आएगा
वेयर कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस प्रकार के मेथड में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो साइन के एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को शो करता है, इसलिए इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क है वो साइन थीटा का प्रोपोर्शनल रहता है। स्प्रिंग कंट्रोल में आपके स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क था वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल में था, और ग्रेविटी कंट्रोल में आपका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल में है। इस प्रकार के मेथड में कंट्रोलिंग टॉर्क है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इसलिए ये प्रोपोर्शनल रहता है आपका साइन थीटा के। इस कारण से ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल्स प्रोवाइड करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्केल्स प्रोवाइड होता है ग्रेविटी कंट्रोल में, और यूनिफॉर्म स्केल प्रोवाइड होता है स्प्रिंग कंट्रोल में, क्योंकि स्प्रिंग कंट्रोल में कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फंक्शन होता है, और ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो आपका साइन थीटा का फंक्शन होता है, इसलिए इसमें स्केल जो है वो आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट है अपने डैम्पिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डैम्पिंग टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है डैम्पिंग या स्टॉपिंग फोर्स के द्वारा, जो कि मूविंग सिस्टम पर एक्ट करता है। जब भी मूविंग हो या अपोजिट मोशन, डैम्पिंग टॉर्क स्टॉपिंग फोर्स या डैम्पिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मूविंग सिस्टम ओनली व्हेन इट्स मूविंग और ऑलवेज अपोज इट्स मोशन। जब भी आपका मूविंग सिस्टम मूव पोजीशन में है और या मोशन में है, उसको अपोज करता है, जिसे कहते हैं डैम्पिंग टॉर्क या स्टॉपिंग फोर्स। इस प्रकार के टॉर्क या फोर्स की आवश्यकता पॉइंटर को रेस्ट पोजीशन में क्विकली लाने के लिए पड़ती है। अगर किसी प्रकार का डैम्पिंग टॉर्क यूज नहीं करते हैं अपन, पॉइंटर विल कीप मूविंग टू एंड फार अबाउट द फाइनल डिफ्लेक्टिंग पोजीशन फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम के इनर्शिया के कारण अगर डैम्पिंग आप यूज़ नहीं करेंगे तो मूविंग सिस्टम के इनर्शिया के कारण पॉइंटर आपका फाइनल पोजीशन में डिफ्लेक्ट करने के बाद में रेस्ट पोजीशन में आएगा। आपको पॉइंटर को रेस्ट पोजीशन में क्विकली लाना है अगर, तो इसके लिए डैम्पिंग फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। डैम्पिंग टॉर्क है वो पॉइंटर पे तभी एक्ट करता है जब वो मोशन में हो और ऑलवेज अपोज द मोशन, और पॉइंटर के मोशन का वो हमेशा अपोज करता है, वो कहलाता है आपका डैम्पिंग टॉर्क। जब भी पॉइंटर की पोजीशन स्टेशनरी होगी, डैम्पिंग टॉर्क के द्वारा किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा। डिग्री ऑफ डैम्पिंग डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ मूविंग सिस्टम। किसी भी मूविंग सिस्टम की डिग्री है वो डैम्पिंग से डिसाइड होती है। यदि आपका इंस्ट्रूमेंट अंडर डैम्प्ड है तो पॉइंटर विल ऑक्सीलेट अबाउट फाइनल पोजीशन फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अंडर डैम्प है तो पॉइंटर जो है आपका फाइनल पोजीशन पर ऑक्सीलेट करेगा कुछ समय के लिए, उसके बाद रेस्ट पोजीशन में आएगा। और दूसरे, अगर ओवर डैम्प है आपका तो पॉइंटर विल बिकम स्लो एंड लेथार्गिक। आपको यहाँ पे दिखाया गया है ग्राफ में। पहला है कि अंडर डैम्पिंग दिखाया गया है। अंडर डैम्पिंग से मतलब है कि अगर डैम्पिंग फोर्स जो एक्टिंग है वो अंडर डैम्प्ड है, उस केस में पॉइंटर आपका फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद में ऑक्सीलेट होने के बाद रेस्ट पोजीशन में आएगा। अगर आपका ओवर डैम्प्ड है तो सिस्टम स्लो वर्क करेगा, पॉइंटर स्लोली मूव करेगा। और अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो आपकी एग्जैक्ट पोजीशन है और वो पॉइंटर्स है वो
जीरो पोजीशन पे क्विकली आ जाएगा। यदि डिग्री और डैम्पिंग को एडजस्ट किया जाए पॉइंटर के रेस्पेक्ट में, तो करेक्ट रीडिंग आपको विदाउट ऑक्सीलेटिंग अबाउट इट द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड अगर इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है तो आपको जो रीडिंग मिलती है पॉइंटर्स के द्वारा वो करेक्ट मिलती है और विदाउट ऑक्सीलेटिंग मिलती है, और पॉइंटर्स जो है रेस्ट पोजीशन में जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के इक्वल होगा आपका पॉइंटर क्विकली रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार का ऑक्सीलेशन नहीं होगा। डैम्पिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए 3 प्रकार के अरेंजमेंट किए जाते हैं: एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन को यूज़ किया जाता है, जो कि मूविंग स्पिंडल के साथ जो पॉइंटर को कैरी करता है उसके साथ अटैच रहता है। जैसा कि ये दिखाया गया है, पिस्टन है और मूविंग सिस्टम या मूविंग पॉइंटर्स को इसके साथ अटैच किया हुआ है, जो कि रेक्टेंगुलर या सर्कुलर फॉर्म में होता है। एयर चैम्बर होता है एट वन एंड और दूसरा एंड इसका क्लोज किया हुआ होता है, जो कि एयर चैम्बर को फॉर्म करता है। एयर के पिस्टन के कारण जैसे ही आपका पॉइंटर ये मूव करेगा एयर चैम्बर में, एयर के पिस्टन के कारण ये डैम्पिंग फोर्स को क्रिएट करता है, पिस्टन को डैम्प आउट करने का काम करता है। Piston damps out any tendency of the pointer to oscillate about the final deflected position. This method is not favored this day. इसमें लाइट एल्यूमिनियम पिस्टन यूज़ किया होता है। दूसरा जो मेथड है उसमें लाइट एल्यूमिनियम वेंस यूज़ की जाती है, जो कि स्पिंडल के साथ अटैच रहती है। जैसे ही पॉइंटर मूव करता है वेंस भी आपकी स्विंग्स करेगी, जो कि एयर को कंप्रेस करने का काम करेगी। जैसे ही आपका ये पॉइंटर मूव करने का काम करेगा, जो इसके साथ में वेंस लगी हुई है वो एयर को कंप्रेस करने का काम करेगी। द प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड एयर ऑन वेंस प्रोवाइड्स द नेसेसरी डैम्पिंग फोर्स टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ पॉइंटर टू ऑक्सीलेट। पॉइंटर की जो ऑक्सीलेट करने की संभावना है वो वेंस के मूवमेंट के कारण एयर कंप्रेस से डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि पॉइंटर को रेस्ट पोजीशन में लाने का काम करता है। ये कहलाता है आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। दूसरा है फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इस प्रकार के मेथड में डिस्क या वैन जो है वो स्पिंडल मूविंग सिस्टम के स्पिंडल के साथ अटैच की हुई होती है। डिस्क हो सकती है ये डिस्क फॉर्म में, या ये जो डिस्क है वो इसके साथ अटैच है। डिस्क या वेंस को इसमें अटैच किया हुआ है, डिस्क की फॉर्म में हो सकता है और वेंस भी हो सकती है, जो कि मूविंग सिस्टम स्पिंडल के साथ में अटैच है। ये मूविंग सिस्टम है आपका, उसके साथ अटैच रहती है। इसमें जो डॉटेड दिखाया गया है वो ऑयल है, हाई विस्कोसिटी ऑयल जो है वो डिस्क या वैन में अटैच भरा हुआ होता है, और ये डिस्क या वैन जो है वो मूविंग सिस्टम स्पिंडल से अटैच रहती है। जैसे जैसे पॉइंटर मूव्स करता है फ्रिक्शन बिटवीन द ऑयल एंड वैन्स अपोज द मोशन ऑफ द पॉइंटर। जैसे जैसे पॉइंटर का मूवमेंट होता है, जो वैन्स और ऑयल जो है उसमें मोशन के कारण वो पॉइंटर के मोशन का अपोजिशन करते हैं। इस प्रकार से इसमें डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है। फ्लड फ्रिक्शन जो डैम्पिंग है वो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपके ऑयल कंटेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग को जनरली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज नहीं किया जाता है।
इसका यूज़ फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के लिए किया जाता है। इसमें ऑयल फीडेड होने के कारण इसका यूज़ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं किया जाता है। इसका यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में किया जाता है। लास्ट अपना है एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग में जनरली दो प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला है थिन एल्यूमिनियम या कॉपर की डिस्क होती है, उसको मूविंग सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है। थिन एल्यूमिनियम या कॉपर की डिस्क को, कॉपर की जो डिस्क है उसको मूविंग सिस्टम है आपका, ये आपका मूविंग सिस्टम है, उसके साथ अटैच किया जाता है, जिसको परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के बीच में मूव कराया जाता है। जैसे जैसे आपका पॉइंटर मूव करेगा, ये डिस्क है, ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, डैम्पिंग मैग्नेट कहते हैं जिसको, वो उसके बीच में आपकी डिस्क का मूवमेंट होगा। डिस्क के मूवमेंट के कारण कट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड्स को कट्स करती है। इस कारण से इसमें डिस्क के द्वारा एडी करंट इंड्यूस होता है। एडी करंट इंड्यूस होने के कारण ही इसे एडी करंट डैम्पिंग कहा जाता है, जो पॉइंटर की मूवमेंट का अपोज करता है। ये एडी करंट जो है वो फील्ड मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है और फोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि मोशन को का अपोज करता है, पॉइंटर के मोशन का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ आपका ये कहता है कि एडी करंट या जो भी करंट प्रोड्यूस हुई है वो अपने ही प्रोड्यूस होने का विरोध करते हैं, वो लेंज लॉ कहलाता है। जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा है करंट का, उस डायरेक्शन का ही वो अपोज करता है। दूसरा मेथड ये कहलाता है ऑक्सीलेट ऑफ द पॉइंटर। इस प्रकार से डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि पॉइंटर के ऑक्सीलेशन को अपोज करेगा या कम कर देगा। दूसरे मेथड में जो कोईल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है उसको एल्यूमिनियम फॉर्मर पर वाउंड किया जाता है। जैसे जैसे कोईल फील्ड में मूव करेगी, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा एडी करंट इंड्यूस होगा। एल्यूमिनियम फॉर्मर में इंड्यूस करंट, एडी करंट इंड्यूस होगा जो कि पॉइंटर के मूवमेंट को अपोज करेगा। इस प्रकार से एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि थिन एल्यूमिनियम या कॉपर डिस्क को मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करवा के प्रोवाइड की जा सकती है पहले मेथड में। और दूसरे मेथड में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एल्यूमिनियम फॉर्मर पर जो कोईल है वो फील्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही कोईल इंस्ट्रूमेंट के फील्ड में मूवमेंट करती है एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट जो है वो पॉइंटर के मूवमेंट का अपोजिशन करेगा। थैंक यू।